हेलो एवरीबॉडी। देखिए, आज के लेक्चर में हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस का स्टडी करेंगे। ठीक है, और इसके पहले हम लोगों ने दो वीडियोस में बात करी थी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्सेस, कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स। बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को समझने के लिए हम लोग को ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक इसके पहले एक चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और दो चार्जेस के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में स्टडी किया हुआ है। लेकिन ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है हमारा, सोचिए कि हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हों, यानी कि हमारे पास n नंबर्स ऑफ चार्जेस हों, पॉइंट चार्जेस हों, तो किसी एक गिवन चार्ज पे वो सब मिलकर कितना फोर्स लगाएंगे, इसके बारे में ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या करता है, बताता है। तो सपोज कीजिए कि वी हैव अ नंबर ऑफ चार्जेस, लेट Q1, Q2, Q3, Q4 एंड मेनी मोर। ठीक है, तो हम लोगों ने बहुत सारे चार्जेज ऐसे सपोज कर लिए। ठीक है, ये सब पॉइंट चार्जेस हैं, तो ऐसे में 1 2 3 करते हुए Qn कुछ भी हो सकता है ये नंबर्स में। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको ये देखना है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है इसके बारे में। सबसे पहले एक और बात बता दी जाए कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखाई दे रहा है चार्जेस का, इसको हम डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट वर्ड का यहाँ मीनिंग क्या है? डिस्क्रीट का मतलब कि अलग अलग जगह पे कुछ चार्जेस, पॉइंट चार्जेस क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है, कंटिन्यूअस नहीं है। इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कहते हैं। तो इसमें हम लोग कूलॉम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी क्या है, पॉइंट चार्ज हैं। ठीक है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है इसके बारे में हम जरा समझें। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये बताता है कि बहुत सारे चार्जेस आपके स्पेस में क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हैं, यानी कि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, और किसी एक गिवन पॉइंट पर कोई आपने टेस्ट चार्ज प्लेस कर दिया, यानी कि यहाँ पे Q0 प्लेस कर दिया, तो इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा इन सब के वजह से। ठीक है, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमको क्या करता है, बताता है। लेकिन अगर मैं कहूँ तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एक तरीके का अप्रोक्सीमेशन है, अप्रोक्सीमेशन रूल है। क्या है अप्रोक्सीमेशन रूल? ये कहता है कि इस Q0 पे अगर आप इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फोर्स की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो सबसे आप क्या कर लीजिए, इंडिविजुअली फोर्स कैलकुलेट कर लीजिए, फोर्स वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने Q1 ने इस Q0 पे फोर्स मान लीजिए कितना अप्लाई किया, F1 वेक्टर अप्लाई किया। Q2 ने इस Q0 पे सपोज कर लीजिए कि F2 वेक्टर अप्लाई किया। इस तरीके से Q3 ने भी Q0 पे भी कुछ फोर्स अप्लाई किया, उसको मैंने F3 वेक्टर सपोज कर लिया। ऐसे ही करते करते हम लोगों ने Qn ने भी क्या कर किया, इस Q0 पे फोर्स अप्लाई किया, तो वो मैंने सपोज कर लिया कि वो Fn वेक्टर है। ठीक है, तो इस Q0 पे कितना नेट फोर्स लगा, तो वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम ये कह पाते हैं कि इस पे जो नेट फोर्स होगा, यानी कि उसको अगर F वेक्टर कहा जाए, तो इनका वेक्टर सम कर देंगे। इनका क्या कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे, यानी कि F1 प्लस F2 प्लस F3 वेक्टर ऐसे प्लस डॉट 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 प्लस Fn वेक्टर कर देंगे। यानी कि आप कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू whole discrete distribution of charges is just equal to the sum of the electrostatic forces applied individually on it। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इस पर जो नेट फोर्स होगा वो अलग अलग, ये जितना जितना फोर्स लगाएंगे उन सब का हम क्या ले लेंगे, वेक्टर सम ले लेंगे। लेकिन इसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का क्या रोल है, उसको जरा हम समझें। तो वो कहता ये है कि अगर ये Q1 इस Q0 पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो इस F1 पर इनकी मौजूदगी की वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि
द फोर्स between the Q0 and Q1 is not affected by the presence of the other charges. यही है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यानी कि हम यह नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, हम यह मान नहीं रहे हैं कि ये भी इसको क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। लेकिन रियली मैं अगर कहूँ तो ये ऐसा है कि ये अफेक्ट करते हैं इस F1 फोर्स को। तो कुछ और टर्म्स भी होते हैं, तो वो सब हम लोग नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे ये Q1 ने इस पे फोर्स लगाया, ठीक है, तो उस फोर्स पर इन्होंने कोई भी अफेक्ट नहीं किया, यह हम मान रहे हैं। उसी तरीके से Q2 ने इस Q0 पे फोर्स लगाया, तो Q2 को छोड़ के बाकी सब इस फोर्स पे यानी कि F2 पे कोई भी अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, यह हम मान के चल रहे हैं। इसी तरीके से सबके लिए कह दें तो हम सिर्फ कह सकते हैं कि अच्छे जो इंडिविजुअली फोर्स ये सब मिल लगा रहे हैं उन सबको हम वेक्टर सम ले लें, तो इस पूरे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से हमें क्या मिल जाएगा, फोर्स की वैल्यू Q0 पे मिल जाएगी। तो अब बात आती है कि इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो आप क्या करते हैं, यहाँ से आपको R1 डिस्टेंस मिला होगा, यहाँ से आपको R2 डिस्टेंस मिला होगा, यहाँ से आपको R3 डिस्टेंस मिला होगा, यहाँ से R4 डिस्टेंस मिला होगा, ऐसे करते 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 Rn डिस्टेंस भी मिला होगा आपको ऐसे वेक्टर फॉर्म में, ठीक। तो यहाँ पर हम इस F1 को कितना लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कूलॉम लॉ, अगर ये फ्री स्पेस में है तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ 1/4πε0 भी आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो ये किसके बीच फोर्स है, Q0 और Q1 के बीच। तो Q0 एंड Q1 अपन R1 स्क्वायर लिख सकते हैं, R1 कैप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से F2 लिखें तो K Q0 Q2, ओके, एंड R2 स्क्वायर R2 कैप। सिमिलरली वी कैन राइट द F3 वैल्यू K 1/4% भी यहाँ पे भी लिख सकते हैं सब जगह। तो Q0 एंड Q3, क्योंकि हम Q0 और Q3 के बीच का देख रहे हैं, तो Q3 डिवाइडेड बाई R3 स्क्वायर एंड R3 कैप। इसी तरीके से Fn का भी लिख सकते हैं कि Q0 Qn बाई Rn स्क्वायर Rn कैप, ठीक। तो इन सबको यहाँ हम प्लेस कर दें तो इस वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइंड आउट हो जाएगी। तो सबको ऐड करेंगे अगर, तो ये कितना हो जाएगा जरा देखिए, तो K कॉमन हो जाएगा, Q0 भी सब में से कॉमन हो जाएगा, और यहाँ 1 2 3 4 ऐसे n तक जा रहा है, तो हम सिग्मा का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं इसको स्मॉल फॉर्म में लिखने के लिए। तो मैं कह दूंगा एक जनरली वेरिएबल टर्म ले रहा हूँ I, और इसको कहूँगा 1 से कहाँ तक वेरी कर रहा है, n तक, तो 1 से लेके n तक ये सिग्मा है। इस समेशन को ही ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो मैं कितना लिख सकता हूँ, Q1 1 2 3 ये वेरी कर रहा है, तो QI एंड डिवाइडेड बाई कितना RI स्क्वायर और RI कैप। तो ये आपका क्या हो गया, F वेक्टर हो गया आपका। और ये फॉर्मूला जो है यहाँ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। देखिए, तो यहाँ पे मैंने अभी बताया आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। यह आपका वर्ड रिप्लेस भी किया जा सकता है और करके किससे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसको जरा देखिए, क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पिछले वीडियो में बताया गया है, कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर, ओके, एंड बाई Q0 ऐसे कुछ बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी देखना चाहते हैं, तो इसकी वजह से देखना चाहेंगे तो यहाँ Q0 रख देंगे, ठीक। F1 मिल गया, तो हमको इसी में 1 यहाँ रखेंगे तो E1 मिलेगा, 2 रखेंगे तो E2 मिलेगा, 3 रखेंगे तो E3 मिलेगा, ऐसे मिलता जाएगा, ठीक। यानी कि मैं कहूँ तो EI जो मिलेगा मुझको वेक्टर, वो FI वेक्टर बाई Q0 मिलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखिए, तो FI जो वैल्यू है, इसमें हम FI की जगह वैल्यू रखें तो कितना हो जाएगा ये वैल्यू, अगर मैं कहूँ तो K, ओके, ये K हो जाएगा, और ये Q0 QI, ओके, अपान RI स्क्वायर, ठीक है, और RI कैप, यहाँ पे मैंने लिखना है RI कैप, ठीक है, और डिवाइडेड बाई Q0। तो जरा देखिए, तो ये F की वैल्यू Q0 से Q0 कैंसिल आउट हो गया,
तो ई आई वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू नॉट से क्यू नॉट करके कैंसिल होगा तो के क्यू आई डिवाइडेड बाई आर आई स्क्वायर आर आई कैप। तो आपको करना क्या है कि यह जो वैल्यू है या आप ये पूरी वैल्यू आप क्या कर सकते थे, यहाँ पे भी प्लेस कर सकते थे। तो क्यू नॉट से ये क्यू नॉट क्या हो जाता है, कैंसिल होता है, यानी कि इस क्यू नॉट को हटा दूं मैं तो ये और कुछ नहीं है, ये सारा क्या है आपका, ये ई है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ये ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि आप जानते हैं कि जो डायरेक्शन एफ वेक्टर का होगा वही डायरेक्शन किसका होगा, ई वेक्टर का भी होगा। सिर्फ इसमें अंतर क्या हो, क्यू नॉट से हमने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ठीक, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है, फर्क सिर्फ इतना है कि एफ में दो चार्जेस यहाँ आपको दिखाई देंगे, ठीक है, एक ये और एक ये, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या होगा, आपको सिर्फ एक चार्ज दिखाई देगा, ये क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसमें सबसे जरूरी जो बात जाननी है, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यहाँ मीनिंग ये है कि अगर दो पॉइंट चार्ज के बीच ये फोर्स अप्लाई हो रहा है तो बाकी के सभी चार्ज इस फोर्स को अफेक्ट नहीं करते, ये हम मान रहे हैं, दैट इज रिप्रेजेंट द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक, ओके, तो ये आपका फॉर्म। अब इसको हम लोग यूज करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स में, जैसे कि आपका स्क्वायर फॉर्म दे देगा, कॉर्नर पे चार्ज दे देगा और आपको क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा किसी गिवन प्लेस पे, तो उसमें आपको वेक्टर एनालिसिस की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ती है। तो वो हम लोग न्यूमेरिकल सेशन जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आप लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हम जो टॉपिक इसमें अब देखेंगे वो है इलेक्ट्रिक चार्ज का, हम देखेंगे मोशन और सस्पेंशन देखेंगे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं। तो मैंने फिर से दोहरा दूं कि मैं इसके आगे क्या टॉपिक बता रहा हूँ, एक पॉइंट चार्ज होगा हमारे पास, ठीक है, और वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन करेगा। ठीक है, तो उसका मोशन क्या उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से अफेक्ट होगा, और होगा भी अगर तो कैसा अफेक्शन होगा, ये हम लोग को क्या करना है, जानना है। और दूसरी जो टॉपिक उसी से रिलेटेड है कि कोई पॉइंट चार्ज है और उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमको सस्पेंड करना है। सस्पेंड करने का मतलब वहीं वो स्पेस में लटक सा जाए, ऐसा हमको करना है, बैलेंस कर देना है। तो कैसे करेंगे, तो हम पहले फर्स्ट टॉपिक को देखते हैं, सस्पेंशन वाला ही पहले हम देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट बता दूं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपके पास एक ऐसा रीजन होगा और उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप उस रीजन में किसी भी पॉइंट पे निकालेंगे तो उसकी इंटेंसिटी क्या मिलेगी, सेम मिलेगी, यानी कि उसकी वैल्यू जो होगी वो सेम होगी, डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम होगी। तो हम कहेंगे कि यानी कि ई वेक्टर अगर मैं कहूं तो ई वेक्टर का मतलब क्या, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हर जगह क्या रहे, उस स्पेस में उस रीजन में क्या रहे, सेम रहे, तो मैं कहूंगा कि ये क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, तो यहाँ पे ये तो हम समझ गए कि ऐसे रिप्रेजेंटेशन होता है, तो इसका मतलब क्या है कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है। ठीक, और इसकी वैल्यू ये है, मॉड लेकर आप कर सकते हैं। ऐसा भी रिप्रेजेंटेशन हम बनाते हैं, इससे पता चलता है कि ये डाउन टू अप आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन है। हम इस ऐसे भी रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, तो ये बताता है राइट टू लेफ्ट है और ये बता रहा है लेफ्ट टू राइट है। यहाँ अप टू डाउन भी आप रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं, आप स्लैंट फॉर्म में भी ले सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है हमारे कन्वीनियंस पे और क्वेश्चन जो आता है उसके हिसाब से। तो अभी हम ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, तो अब ये एक चीज और आप लोगों को थोड़ा सा इसमें समझ जाना चाहिए, ये बना कैसे होगा, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फॉर्म होगा। जैसे कि हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज होता था तो इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, जो कि यूनिफॉर्म नहीं होता था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज्यादा होगा, इससे यहाँ कम हो जाएगा और इससे कम रहेगा, जबकि यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हर जगह सेम है। तो ये कैसे फॉर्म होगा, जैसे कि ये प्लस क्यू से फॉर्म होता था, तो ये कैसे फॉर्म होगा, तो उसके लिए आप सोच सकते हैं कि इधर एक क्या होगा, प्लेट होगा, एक क्या होगा, प्लेट होगा, और इधर भी एक प्लेट होगा। इस प्लेट पर यूनिफॉर्मली आपका पॉजिटिव चार्ज है और इस प्लेट पर क्या है, यूनिफॉर्मली निगेटिव चार्ज है। जिस तरीके से आप सोचिए कि ये
आपका व्हाइट बोर्ड है, तो एक बोर्ड इस तरीके से है, इस तरीके से, और एक व्हाइट बोर्ड इस तरीके से है। व्हाइट बोर्ड नहीं, कुछ ऐसे आप कह सकते हैं कि बॉडी जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बॉडी, इस तरीके से ये बॉडी, तो ये पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया। जैसा कि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से क्या होती है, आउटवर्ड जाती हैं, और जो निगेटिव जो होती हैं उसमें इनवर्ड जाती हैं। तो इसका मतलब पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली और निगेटिव की ओर चली गई। क्योंकि यहाँ पे ये यूनिफॉर्मनेस के तरीके से आपका क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ जो इंटेंसिटी भी होगी वो हर जगह क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। तो आप जब भी ये फिगर देखें तो समझ जाइए कि जहाँ एरो बना हुआ है, यानी जिस और डायरेक्शन है उधर नेगेटिव प्लेट होगा और इधर क्या होगा, पॉजिटिव प्लेट होगा। इससे आसानी थोड़ी होती है हम लोग के लिए, वो आगे हम देखेंगे कैसे। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो इसको जरा मैं इस तरीके से बना रहा हूँ इस टॉपिक को समझने के लिए। तो हमारा टॉपिक है एक्चुअली सस्पेंशन ऑफ पॉइंट चार्ज, और चार्ज बॉडी भी कह सकते हैं। सस्पेंशन ऑफ चार्ज बॉडी इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, तो हमने ऐसे ले लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, डाउन टू अप ले लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये हम यहाँ ग्रेविटी का भी इफेक्ट को देखेंगे। ग्रेविटी यानी कि नीचे ग्रेविटी है, और इसका मतलब यहाँ आप जब जानिए कि इधर कौन सा प्लेट रहा होगा, तो इधर पॉजिटिव प्लेट रहा होगा, और इधर क्या रहा होगा, निगेटिव प्लेट रहा होगा। इसी वजह से इधर से इधर की ओर क्या बन गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। ये यूनिफॉर्म है हर जगह, ई वेक्टर की जो वैल्यू है वो हर जगह क्या है, सेम है, ठीक है। और इसमें अब हमने क्या कर दिया, एक चार्ज बॉडी लिए हैं और इस पे क्यू चार्ज है, और इस बॉडी को इसमें क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। तो हम सोचते हैं कि इसी में ये लटका रह जाए, सस्पेंड हो जाए, यहाँ से बैलेंस हो जाए। तो बैलेंस कब होगा, जब इस पे नेट लगने वाला फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, तब ये बैलेंस होगा। तो जब हम यहाँ इसको प्लेस करेंगे, प्लस क्यू मान लीजिए यहाँ चार्ज है, ठीक है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, इस बॉडी पर, तो इसका अपना एक मास होगा, इसका अपना क्या होगा, मास होगा। तो मास की वजह से, ग्रेविटी की वजह से इस पर एक वेट लग रहा होगा, और वेट जस्ट क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, ठीक है। इसको हम mg कह सकते हैं, इसका नाम हम w भी लिख सकते हैं। तो ये w वेट हो गया जो कि नीचे की ओर फोर्स लग रहा है। और दूसरा फोर्स कौन लगाएगा, तो दूसरा फोर्स, क्योंकि ये चार्ज बॉडी है, तो चार्ज बॉडी तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, तो E वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, F वेक्टर बाई Q। तो यहाँ पे चार्ज कौन था, Q चार्ज है, तो Q हमने प्लेस किया। तो F वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, F वेक्टर की वैल्यू जाएगी Q E वेक्टर। मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखें तो F इज इक्वल टू कितना, Q इंटू E आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, मैंने इस डायरेक्शन में क्यों बना दिया, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये भी चार्ज पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव वाला क्या करेगा, रिपल करेगा, और ये निगेटिव वाला क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो आप जानते हैं जब भी पॉजिटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में लगेगा। तो ऐसे भी समझा दिया मैंने, और इस तरीके से समझा दिया कि पॉजिटिव चार्ज होता है तो जिस और डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का उसी डायरेक्शन में फोर्स लगता है, अगर ये निगेटिव चार्ज हो तो अपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए कि दो फोर्सेस यहाँ क्या कर रहे हैं, लग रहा है। अब ये वाला F फोर्स और ये WMG दोनों क्या कर जाए, बैलेंस कर जाए, मतलब कि एक दूसरे के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो ये बॉडी यहीं पे लटकी रह जाएगी, सस्पेंड हो जाएगी। तो हमने वही कंडीशन करना है, यानी कि F इज इक्वल टू क्यू ई को किसके इक्वल रख देना है, W के इक्वल रखना है। यानी कि क्यू ई इज इक्वल W की वैल्यू कितनी है, m इंटू जी। जी क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। m क्या है, मास ऑफ द बॉडी है। E क्या है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। और Q क्या है यहाँ पे, तो बॉडी पर चार्ज है। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला बन जाएगा कि E इज इक्वल टू mg बाई Q। तो यानी कि आपको, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू W बाई Q यहाँ से। तो W वेट है, यह ध्यान रखिएगा, वर्क नहीं है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे mg बाई Q यानी कि जितना वेट है और जितना उस पर चार्ज है
उससे हम डिवाइड करके जितना वैल्यू आएगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम अप्लाई कर दें तो ये इसमें क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मास दे देगा आपका, चार्ज दे देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ देगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज दे देगा, मास पूछ देगा, या मास और इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा और चार्ज पूछ देगा। तो जिस तरीके से पूछेगा आपके लिए ये फॉर्मूला है। तो ये आपके पास एक रिजल्ट आया। तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक था। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मोशन ऑफ। अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक चार्ज पार्टिकल को क्या कर देंगे, मूव करा देंगे एक इनिशियल वेलोसिटी से। तो देखते हैं कि उसका पाथ कैसा होगा, ठीक है, वो कैसा मोशन कर रहा है। तो ये नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इसमें दो केस बनता है। फर्स्ट केस को हम समझते हैं पहले। फर्स्ट केस में मतलब क्या कि अगर सोचिए कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, आपने लिया हुआ है, ठीक है, और इसी की डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मैंने ग्रेविटी यहाँ नहीं लिया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, ग्रेविटी इस कंडीशन में मैंने सपोज नहीं की हुई है, ठीक है। तो अभी ग्रेविटी नहीं सपोज किया, ऐसे सपोज किए हैं कि ये हॉरिजॉन्टली ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक, और ये ऐसे क्या कर रहा है, यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है चार्ज इसी डायरेक्शन में, प्लस क्यू चार्ज है, और ये इस डायरेक्शन में v स्पीड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इस पार्टिकल पर क्या लगेगा, इसी डायरेक्शन में फोर्स लग गया, तो ये और एक्सेलरेट हो जाएगा, ठीक है, और एक्सेलरेट होकर के ये इसी डायरेक्शन में क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। यानी कि इस केस में हुआ ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जब चार्ज पार्टिकल चलती हैं तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में चलती ही जाती हैं, यानी उनका डेविएशन नहीं होता, अपने पाथ से डेविएशन नहीं होता है, उसी डायरेक्शन में चलती ही जाएंगी आगे की ओर, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस है। इसको हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है उसी के डायरेक्शन में हमारा चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में एंट्री ले रहा है। यानी कि यहाँ पे ई वेक्टर और अगर मैं कहूँ वी वेक्टर यानी कि वेलोसिटी वेक्टर के बीच एंगल कितना है, तो वो थीटा की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, 0 कह सकते हैं। तो ये फर्स्ट केस है, थीटा इक्वल टू 0 हो। तो इसमें क्या जाना हम लोगों ने कि इस केस में जब भी चार्ज पार्टिकल एंट्री लेगा तो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में मूव करता चला जाएगा, फोर्स लग जाएगा, एक्सेलरेशन उसको मिल जाएगा इसके हिसाब से, ठीक है। तो वो एक फर्स्ट केस है। तो एक्सेलरेशन मिलेगा भी कितना, इसको भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो F इजिकल टू कितना होगा आपका, यम ए होगा, और इसको आप कितना लिख सकते हैं, Q इंटू ई लिख सकते हैं। यानी कि F इजिकल टू, ये इस फॉर्मूले से इजिकल टू F बाई क्या होता है, Q होता है। तो यहाँ से F इजिकल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू ई। तो Q इंटू ई मैंने F लिख दिया, और ये न्यूटन का क्या है, सेकेंड लॉ है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आप Q ई बाई क्या निकाल सकते हैं, यम से निकाल सकते हैं। ये एक्सेलरेशन आपको मिलेगा। और उसके बाद से आप न्यूटन्स के जो 3 इक्वेशंस हैं, कौन कौन, V इजिकल टू यू प्लस ए टी वाला, S इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और V स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2a यस, ये 3 इक्वेशन का आप क्या कर सकते हैं, यूज करके बाकी सारी चीज़ें आप और भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस रहा। सेकेंड केस को हम लोग देखते हैं, कब, जब ये थीटा क्या हो, 90 हो, और वो हम ग्रेविटी के अंडर भी लेंगे। ठीक है। तो सेकेंड केस मैंने कहा कि केस सेकेंड में हम क्या कर रहे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हमने डाउन टू अपर डायरेक्शन में क्या कर लिया, ले लिया ऐसे ऐसे, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि इधर इसका मतलब पॉजिटिव प्लेट रहा होगा और इधर क्या रहा होगा, निगेटिव प्लेट रहा होगा। इसी वजह से ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ है, बना है। और इसका वैल्यू मैं ई वेक्टर ले रहा हूँ, इसका वैल्यू है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में देखिए ई वेक्टर का डायरेक्शन ये है, और हम इस डायरेक्शन से क्या कर रहे हैं,
एक्स डायरेक्शन में, ऐसा थोड़ा सा डायरेक्शन भी हम सपोज कर ले रहे हैं कि ये हमारा क्या है एक्स एक्सिस है और ये क्या है वाई एक्सिस है, यानी कि इस डायरेक्शन में मोशन होने का मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और इस डायरेक्शन में मोशन होने का मतलब वाई एक्सिस के अलॉन्ग, और प्लेन में ये प्लेन है तो ये प्लेन मोशन कहा जाएगा इस केस में। तो अब जरा देखिए, तो ये मैंने कहा कि ये यू एक्स स्पीड से इनिशियली क्या किया एंट्री लिया, तो जब ये प्लस, क्योंकि ये कौन है तो ये है एक प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, इसका मास भी है तो इसका मास हम कितना ले रहे हैं यम ले रहे हैं और इस पर चार्ज कितना है यम है, तो ये एंट्री लिया। तो जैसे ही यहाँ एंट्री लेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल पर क्या करेगा फोर्स लगाएगा, इस पर क्या करेगा फोर्स लगाएगा। तो डायरेक्शन किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ये बात आती है, तो मैंने बताया था कि जो डायरेक्शन क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है वही डायरेक्शन फोर्स का होता है, या जो डायरेक्शन फोर्स का होता है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में, क्योंकि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस डायरेक्शन में क्या लग जाएगा एक फोर्स लग जाएगा एफ वेक्टर, और इस वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी तो आप जान सकते हैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में एफ इज इक्वल टू कितना क्यू इंटू ई। तो यहाँ पर हम एफ को क्या लिख सकते हैं एफ वाई लिख सकते हैं। क्यों वाई लिख सकते हैं क्योंकि ये वाई डायरेक्शन में लग रहा है, वाई के एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है, तो क्यू इंटू क्या हो जाएगा ई हम लिख सकते हैं। अब इसको न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो क्या लिख सकता हूँ एम ए वाई इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, तो ए वाई इज इक्वल टू व्हाट क्यू ई बाई एम। तो ये वाई डायरेक्शन में इसको क्या मिला एक एक्सेलरेशन मिला, तो जैसे ही एक्सेलरेशन मिलेगा ठीक है तो ये इस डायरेक्शन फोर्स लगेगा तो ये तुरंत धीरे धीरे क्या होने लगेगा ये आप थोड़ा सा रोटेट होने लगेगा, ऐसे अपने पाथ से क्या हो जाएगा डेविएट हो जाएगा ऐसे। तो यानी कि जाना था इसको इस डायरेक्शन में, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो इस रास्ते चला जाता, लेकिन हुआ ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से फोर्स लगा और ये अपने पाथ से क्या कर गया डेविएट कर गया, ठीक। तो इस पाथ का ही हमको क्या करना है इक्वेशन निकालना है। तो चूंकि ये हम देखने पर लग रहा है कि क्या है पैराबोला है, ये क्या है पैराबोला है, तो ये पैराबोला जो बन रहा है इसका इक्वेशन निकालना होता है और साथ में ये अपने इनिशियल पाथ से वाई डायरेक्शन में कितना क्या कर गया डेविएट कर गया, ये भी हम क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं जरा सा ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि इधर एक्स डायरेक्शन है इधर वाई डायरेक्शन है, ठीक है प्लेन के। तो यहाँ पर वही मैंने अभी अभी 3 इक्वेशन न्यूटन के इक्वेशन ऑफ मोशन बताए हुए हैं, उसी का हम लोग क्या कर लेंगे मदद लेंगे। तो एक्स डायरेक्शन है तो अगर एक्स डायरेक्शन में आपको क्या करना है दूसरा वाला इक्वेशन यानी डिस्प्लेसमेंट वाला इक्वेशन यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला आप लगाएंगे। तो एक्स डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ए वाई यानी कि वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मिल रहा है। अगर एक्स डायरेक्शन में मैं एक्सेलरेशन पूछूं तो वो वैल्यू क्या है जीरो है, वो वैल्यू क्या है जीरो है। क्यों है जीरो है ये जरा देखते हैं, ठीक। तो ये इसलिए जीरो है क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ये मैंने इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट मानी है और ये हम जानते हैं कि जो इक्वेशन ऑफ मोशंस ये हैं ये हम यूनिफॉर्म मोशन के लिए यूज करते हैं। यूनिफॉर्म मोशन के लिए यूज करने का मतलब एक्सेलरेशन क्या होता है कांस्टेंट होता है। तो ये हमने 2 कंडीशन निकाल लिए हैं। तो यहाँ से हम एक्स डायरेक्शन में लगाना है एक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस मोशन, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं इस डायरेक्शन में यक्स डिस्प्लेसमेंट चला यक्स हो गया, यक्स के जगह पे यू, तो यू यक्स, हाँ पे यू यक्स है इनिशियल स्पीड यक्स ही डायरेक्शन में थी, टी तो टी हो गया, टाइम कुछ लगेगा इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में, ठीक है। उसके बाद से प्लस हाफ ए एक्स, तो ए एक्स की वैल्यू क्या है जीरो है, वहाँ पे देख सकते हैं टी स्क्वायर, तो ये पूरा फॉर्म क्या हो गया आपका जीरो हो गया। तो आपके पास क्या मिला यक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, एक इक्वेशन आपके पास ये मिला, ठीक है। तो ये अब इसी का आप क्या लगाइए y के अलॉन्ग लगाइए अलॉन्ग वाई एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस लगाएंगे आप तो क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा इस डायरेक्शन में y मिलेगा, तो ये y हो गया, ये क्या हो गया y हो गया, यू वाई इनिशियल स्पीड, तो यू एक्स तो था क्या शुरू में आपने यू आई भी दिया था नहीं, यू वाई जीरो था, तो यू वाई क्या है जीरो है इंटू टी, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, प्लस हाफ ए वाई, तो ए वाई है हमारे पास हमने यहाँ से कैलकुलेट करके रखा हुआ है इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास
जो मिला इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर दे रहा हूँ। तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, y इज इक्वल टू हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, तो ए वाई टी स्क्वायर होते हैं, ए वाई की वैल्यू आप क्या कर सकते हैं यहाँ से रख सकते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, हाफ ए वाई की वैल्यू क्यू ई बाई एम टी स्क्वायर। ठीक है, ये मिल गया हम लोगों को। अब जरा एक देखिए, और यहाँ से इक्वेशन 1 से अगर मैं कहूँ, यहाँ से देखिए आप इक्वेशन 1 से कहूँ तो t की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t की वैल्यू कितनी हो जाएगी जरा देखिए। तो t की वैल्यू हो जाएगी x बाई यू एक्स, x बाई यू एक्स। तो हम यहाँ पे t के प्लेस पर क्या रख सकते हैं, x बाई यू एक्स रख सकते हैं। तो रखिए जरा, तो y इज इक्वल टू व्हाट, क्या हो जाएगा, हाफ क्यू ई बाई एम, और t की वैल्यू कितनी थी, x बाई यू एक्स। तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई यू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये यू एक्स स्क्वायर है। तो q कांस्टेंट है हमारा, e कांस्टेंट है हमारा, m कांस्टेंट है हमारा, यू एक्स कांस्टेंट है। तो यानी कि ये बाकी सारी चीजें क्या हैं, कांस्टेंट हैं। तो कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट को हटाएंगे तो y प्रोपोर्शन टू क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा। और आपको याद है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay अगर टाइप लें तो आपको एक पैराबोला का इक्वेशन वो होता है। तो यानी कि यह पैराबोलिक पाथ पर क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। तो यहाँ से आपको ये इक्वेशन ऑफ मोशन कहा जाता है, जो हमको बता रहा है कि जो चार्ज का मोशन हुआ है वो पैराबोलिक पाथ पे हुआ है। एक चीज़ और यहाँ जानने वाली बात है कि अगर सोचिए कि हमने पूरा रीजन जो था यहाँ से यहाँ तक का x के अलॉन्ग, वो हमने सपोज कर लिया कि प्लेट का जो लेंथ था वो यल था, एल लेंथ का हमारा प्लेट था, और इसी वजह से ये एल लेंथ के रीजन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बना था। ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, इसको हम डेविएशन फ्रॉम द इनिशियल पाथ कहते हैं, यानी कि अपने प्रारंभिक जगह से कितना ऊपर की ओर वो डेविएट हो गई। ये भी हम इसी फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यल की वैल्यू किसकी है, तो यक्स की वैल्यू है, यानी कि यक्स इक्वल टू यल है। तो यहाँ से डिविएट होना स्टार्ट होगा और स्टार्ट होते 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 यहाँ तक चला जाएगा। तो ये y की वैल्यू हमको कैसे मिलेगी, यक्स के प्लेस पर हम अगर यल इसमें पुट करते हैं तो हमको ये डेविएशन y क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो आप पुट कर सकते हैं, इसमें जरा पुट कीजिए यक्स इक्वल टू यल, तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, हाफ क्यू ई बाई एम और एल स्क्वायर बाई यू एक्स स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया, डेविएशन फ्रॉम द इनिशियल पाथ हो गया। ठीक, तो ये आपका सेकेंड क्या था, टॉपिक था इससे रिलेटेड। ओके, थैंक यू।